बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सैलाब और उसकी तबाहकारियाँ हैं, लेकिन पाकिस्तान के जिन शहरों में यह सैलाब नहीं आया और जहाँ पे लोगों के घरों में पानी नहीं है, वहाँ पे अभी तक जो पावर पॉलिटिक्स है, यानी कि इक़्तिदार की सियासत, उसी की अहमियत ज़्यादा है। आज आप यकीनन अखबारात में भी पढ़ रहे होंगे, टीवी चैनल्स पे भी खबरें चल रही हैं कि वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के कुछ अरकान जो हैं, उनकी गुफ्तगू जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे लीक हो गई है और एक ऑडियो लीक्स स्कैंडल सामने आया है। तो क्या ये वैसे ही स्कैंडल है जैसा कि स्कैंडल कुछ अर्सा कबल अमेरिका में आया था, विकी लीक स्कैंडल, या ये और तरह का स्कैंडल है? और दूसरा, आप ये भी जानते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो जगह जगह जलसे कर रहे हैं, बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फ़ौरी तौर पे इलेक्शन करवाया जाए। तो जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ पे फ़ौरी तौर पे इलेक्शन कैसे हो सकता है? तो इस पर आज हम बात करेंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से। और इसके अलावा जो ये ऑडियो लीक स्कैंडल है, इस पर हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबराह शुएब सडल साहब से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मुराद अली शाह साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद अली शाह साहब। मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आज के अखबारात की ये खबर है कि यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है कि सिंध के 8 अजला में और बलूचिस्तान के 2 अजला में और पंजाब के 1 ज़िले में पानी की सतह दोबारा बुलंद हो रही है। और जो सिंध के अजला बताए गए हैं UN की इस वार्निंग में, उसमें है जाम शरो, ठट्ठा, टंडोवाला यार, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, सजावल और मलीर। कुछ आपको अंदाज़ा है कि ये पानी की सतह में दोबारा इजाफा क्यों हो रहा है? अच्छा मीर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का आज। देखिए, ये नेचुरल एक बात है, कोई ऐसा तशवीशनाक इजाफा नहीं हो रहा। सबसे पहले तो आई विल मेक दैट क्लियर। लेकिन ये जो आपने अजला बताए हैं उसमें होता यह है कि जी पानी नॉर्थ से, फॉर एग्जांपल आपने जामशोरों की बात बताई, तो नॉर्थ से सारा पानी जब नीचे ड्रेन आउट करेगा और ये मंशूर लेक के थ्रू जाएगा जामशोरों ज़िले में इंडस में, तो पानी ज़रूर थोड़ा राइज़ करेगा, लेकिन कोई ऐसी तशवीशनाक बात नहीं है। या टंडो अलायार में अगर पानी रेज़ हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि ऊपर के डिस्ट्रिक्ट से, शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट से पानी आएगा, नौशहरों से आएगा, सांगड़ से आएगा, तो इसकी वजह से थोड़ा सा पानी रेज़ होता है, लेकिन कोई ऐसी तशवीश की बात इसमें नहीं है। अच्छा, ये बताएं सर कि सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है इस हालिया सैलाब में, तो अभी तक सिंध के जो मुतासरीन हैं उनमें से कितने % लोगों तक आप इमदाद पहुंचा सके हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, हमारे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1.5 करोड़ मुतासरीन हैं इस सैलाब के। ये सैलाब, आपने तो मीर साहब सारा टूर किया है, मेरा ख्याल है मेरे बाद शायद आप सबसे ज़्यादा टूर आपने किए हैं इस सैलाब के दौरान। अभी भी मैं मेरे ख्याल आपसे ज़्यादा हूँ, इसलिए कि मैंने कोई डिस्ट्रिक्ट छोड़ा नहीं है सिंध का जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ, और कहीं कहीं मैं 3 बार भी गया हूँ, 4 दफ़ा भी गया हूँ, लेकिन कम से कम एक बार हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ। तो 24 अजला हमारे अफेक्टेड हैं, और ये अनप्रेसिडेंटेड है इस वजह से कि हमारे पास पहले भी सैलाब आते रहे। मुझे अपनी ज़िंदगी में 1976 का सैलाब भी याद है। मैं छोटा था उम्र में, लेकिन उस वक्त भी जो 7 तहसील थी, जो ब्रीच हुए थे राइट बैंक में, 7 के अंदर ब्रीच हुआ था बंद में एक जगह से, और फिर मंशूर ब्रीच हुआ था, तब डूबा था। 2010 का सैलाब याद है मुझे, वो तो रिसेंट ही था। 2011 में मानसून बरसातों की वजह से सैलाब लेफ्ट बैंक में आया था। इन सब पुराने सैलाबों में हमारे 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट मुतासर होते थे, उससे ज़्यादा नहीं जो पहले हैं। इस दफ़े हमारे 24 डिस्ट्रिक्ट मुतासर हुए हैं। उन 24 में आराम से 15-16 तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो 90% से ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो 1.5 करोड़ हमारा एक एस्टिमेट है लोग जो अफेक्ट हुए हैं। 15 लाख फैमिलीज़ हमारा अंदाज़ा है कि डिस्प्लेस हुई हैं, और अगर 15 लाख फैमिलीज़ को आप देखें तो इन 15 लाख फैमिलीज़ को हमें कम से कम टेंट देने चाहिए थे, और इस वक्त तक जो हम टोटल टेंट्स पहुंचा सके हैं वो, जिसमें हम भी शामिल हैं, यानी सूबाई हुकूमत, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो बाहर से हमें रिलीफ मिल रही है, जो कि NDMA के थ्रू जाती है, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और प्राइवेट सेक्टर में या और जो लोग
सब मिला के 3,26,225 जो आज का मेरे पास नंबर है टेंट्स दिए गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने 1/4 यानी 25% के करीब भी कवर अभी तक नहीं किया, तकरीबन 25% कवर किया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके पास वो इक्विपमेंट अवेलेबल ही नहीं है। टेंट्स जो शेल्टर प्राइमरी चाहिए था, और आप भी गए होंगे कई जगह पे लोगों ने शिकायत की है, तो उनकी बिल्कुल दुरुस्त शिकायत है, इसलिए कि पूरे पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स से टेंट लेने के बावजूद और बाहर से जो सामान आने के बावजूद जो जिस लेवल की ये डिज़ास्टर और कैटास्ट्रोफी है, हम वो सामान नहीं पहुंचा सके हैं उनको। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो मुझे पूछा जाता रहा है सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी, कि ये जो बैरूनी ममालिक से जहाज़ भर भर के आ रहे हैं इमदाद के, जो कराची में भी लैंड करते हैं, सखर में भी लैंड करते हैं, तो इन जहाज़ों में जो इमदाद आ रही है ये फिर आगे मुतासरीन तक कैसे पहुंचती है और कहाँ है वो इमदाद? क्योंकि लोग कहते हैं जी हमें नज़र नहीं आ रही। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, एक तो हम शुक्रगुजार हैं हर मुल्क के जिसने भेजा है हमें रिलीफ। ऑब्वियसली इस मुश्किल वक्त में जो एक जो तिनका तिनका मिलके ही एक घर बनता है और सबके साथ शुक्रगुजार है, लेकिन इसके साथ साथ मेरा ख्याल है मिसकंसेप्शन मैं नहीं कहूँगा, लोगों को तो ऑब्वियसली लगता है कि बहुत टोटल जो इस वक्त तक बैरूनी इमदाद आई है, और उसमें मैं 2 आइटम सिर्फ जिक्र कर देता हूँ आपको। 10,774 टेंट्स आए हैं इस वक्त तक जो भी फॉरेन एड आई है, और इसमें जो सिंध में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं फॉरेन एड के वो 2,364 टेंट्स, ये सब एनडीएमए के पास जाते हैं। हाँ। और एनडीएमए फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट करा रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास नहीं आते हैं। इसके साथ साथ अगर आप राशंस की बात करें तो 146 टन राशन अभी तक आया है हमें जो बाहर के ममालिक से, जो कि अगर आप इनको कन्वर्ट करें किलोग्राम्स में और 50 किलो की एक बैग लें तो 3,000 राशन बैग से भी कम है। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली देख रहे हैं कि पूरी दुनिया से आ रहा है। हम भी, मैं आपको बताऊं, मैं 1-2 बार सखर उतरा और मैंने देखे बड़े बड़े जहाज़ खड़े थे, तो बड़ा दिल इत्मीनान हुआ कि अभी अवेलेबल होगा, लेकिन उस क्वांटिटी में चीज़ें नहीं आ रही हैं, या वो भी शायद नहीं। मैंने तो जैसे ये मेरे ख्याल लेट अगस्त में, 3rd वीक ऑफ अगस्त में जो भी हमारे पड़ोसी ममालिक थे, ईरान, फिर मैंने सऊदी अरेबिया और यूएई, चाइना, इन सब के डिप्लोमेट से बात की थी कि हम टेंट्स खरीदने के लिए तैयार हैं, हम पैसा अवेलेबल करेंगे, लेकिन हमें उस मिकदार में नहीं मिल रहे हैं मीर साहब, जो कि लोगों को समझाना इस मुश्किल में बड़ा मेरा अगर घर गिर जाएगा और मैं अपने बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे होऊंगा तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आएंगी, और उनका कोई इसमें कसूर नहीं है। अच्छा, ये मैंने आपको सवाल इसीलिए किया था और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी डिटेल से जवाब दिया, क्योंकि मैंने ये एनडीएमए को बार बार ये चीज़ पूछी, क्योंकि मैं भी सखर 2 दफ़ा गया, मुझे भी वहाँ पे जहाज़ उतरते हुए नजर आए इमदाद के। मैंने एनडीएम वालों से कहा कि भाई आप थोड़ा सा हमें बता दें कि ये कहाँ पे जा रहा है, हमें पता नहीं चला इसका। तो इसीलिए मैंने ये आपसे सवाल किया, और ये बड़ी एक अहम बात आपने बताई है कि जो 10,700 टेंट अभी तक मिले हैं पाकिस्तान को, तो उसमें से जो सिंध में जो टेंट डिस्ट्रीब्यूट हुए आज के दिन तक वो सिर्फ 2,000 हैं। तो ये बड़ी एक अहम बात है, क्योंकि ये अब मैं आप 2,300, हाँ मेरे पास ये मे बी फ्राइडे की मेरे पास डेटा है, शायद 2 दिन में हो सकता है, कुछ और हो गए, लेकिन ये फ्राइडे तक। अच्छा, अब आज मंडे है, फ्राइडे तक की जो डेटा मेरे पास। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपका जो 7 का जो इलाका है, वहाँ पे जो लाल बाग के इलाके में एक बहुत बड़ा टेंट सिटी है, वहाँ पे भी मेरा ख्याल है हज़ारों की तादाद में लोग थे जब मैं लाल बाग में गया। वहाँ पर सिर्फ 7 के लोग नहीं हैं, सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से डिस्प्लेस होकर वहाँ पे आए हैं। वहाँ पे खैरपुर नाथन शाह के लोग भी हैं, उसके राइट लेफ्ट पे बहुत से जो तहसीलें हैं, अजला हैं, वहाँ के लोग भी आए हुए हैं, लेकिन उनमें से भी अक्सर लोग जो हैं उनके पास टेंट नहीं थे। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो बाकी जो गैर सरकारी इमदादी तंजीमें हैं, जिनके पास कराची में, लाहौर में और जगह पे बहुत बड़ी तादाद में इमदाद जमा हो रही है, और मैंने वो इमदाद खुद देखी है, माशाल्लाह पाकिस्तानी लोग
पाकिस्तान के अवाम बड़ी मदद कर रहे हैं उनकी। क्या कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है? क्योंकि बहुत सी जगहों पर मुझे वो तंजीमें जो हैं उनकी तरफ से भी उतनी इमदाद नज़र नहीं आ रही जितनी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ये मीर साहब, मैं आपको फिर बताऊं कि जो क्वांटम है ना इस डिज़ास्टर का, जो मैग्नीट्यूड है, वो आपने तो खुद देखा है, ये किसी की सोच से बाहर है और लोग कर रहे हैं। मैं अब जैसे आपने लाल बाग की टेंट सिटी की बात की, ये लाल बाग की टेंट सिटी 7 तहसील जो इनंडेट हुई थी, जो मंशूर में हमने खुद कट्स लगाए थे, ब्रीचेस किए थे ताकि पानी का रिलीफ ऊपर से मिल सके और निकलने का रास्ता सिर्फ यही था। लेकिन ये लाल बाग की टेंट सिटी 7 तहसील डूबने से पहले की है और फिर ऑब्वियसली जब 7 तहसील की 7 यूनियन काउंसिल्स, 2 तो पहले डूब गई थी और 7 या बल्कि 8 यूनियन काउंसिल्स बाद में जो डूबी, उनके लोग भी उठ के लाल बाग की टेंट सिटी में भी आए हैं। वहाँ पे एक और चौथम्बी का इलाका है, उधर भी टेंट सिटी लगाई है और इन दोनों जगह पे मिला के तकरीबन 2000 टेंट हैं, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं, आर्म फोर्सेस की तरफ से भी टेंट्स लगाए गए हैं और प्राइवेट सेक्टर से भी अच्छे खासे लोग टेंट्स लाए हैं। वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में NGOs आके लोगों को खाना दे रही हैं, हेल्थ की फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करें। बट हैविंग सेड दैट, ये तो एक बहुत बड़ी, जैसे मैंने कहा कि 2000 के करीब टोटल इन 2 जगहों पे टेंट्स हैं लगे हुए। इवन कहीं छोटी जगह पे जाते हैं ना तो लोग, मैं बड़ा नाराज़ होता हूँ इंतज़ामिया पे कि मैं देखता हूँ कि जी ठीक है 100-125 टेंट लगे हैं, लेकिन 15-20 ख़ानदान चारपाइयों के नीचे अपनी चादर बिछा के और बैठे हैं, तो उन पे नाराज़ होता हूँ। और फिर वो पता ये चलता है कि वो एक आध दिन पहले आए हैं और वो टेंट्स अवेलेबल नहीं है, हम अरेंज कर रहे हैं। तो मैं फिर से आपको बताऊंगा ये मैग्नीट्यूड जो है ना डिज़ास्टर का, ये बहुत बड़ा है। और अगेन मैं कोई नेगेटिव चीज़ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक जो मैं मेरे ख्याल कह ही दूँ, एक जो लोगों के अंदर एक, हम तो कहते थे जी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लोगों को ज़बान दी और यही ज़बान की वजह है कि मैं एज चीफ मिनिस्टर भी कहीं जाता हूँ तो मुझसे लोग मेरा रास्ता भी रोकते हैं, मुझसे सवाल भी करते हैं, बहस व मुबाहिसा भी करते हैं और मैं उनका जवाबदेह होता हूँ। उसको अगर एक पॉजिटिव वे में लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत खुश होता हूँ। मैंने एक पहले टीवी चैनल को, मैं कुछ दिन पहले इंटरव्यू दे रहा था तो मैं कह रहा था कि जब मैं टेलीविज़न चैनल्स देखता हूँ और लोग सैलाब की कवरेज कर रहे होते हैं और उसमें चीज़ें बता रहे होते हैं और क्रिटिसाइज़ गवर्नमेंट को कर रहे होते हैं, तो मैं उससे सीखने की कोशिश करता हूँ। चले 10 चीज़ वो करते हैं, उनमें से सब नहीं तो 7-8 चीज़ें दुरुस्त भी होंगी अगर कुछ गलत भी हैं तो, लेकिन मुझे मौका मिलता है। और मुझे गुस्सा उस वक्त आता है टेलीविज़न चैनल्स पे जब इतनी बड़ी डिज़ास्टर के बावजूद वो दिखा कुछ और रहे होते हैं। जिस तरह आप भी बाज़ जगहों पे बार बार गए, तो मैं भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बार बार गया। अगर मैं दादू गया, कभी मेड की साइड से गया, कभी जोही की साइड से गया, तो लास्ट वीक मुझे सुप्रियो बंद जो है वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ। तो वहाँ पे भी हज़ारों की तादाद में लोग थे, उन तक टेंट नहीं पहुँचे थे और आई अंडरस्टैंड कि वो जगह बहुत दूर है और वहाँ पे कश्ती में पहुँचना भी जो है वो 3-4 घंटे का रास्ता है। लेकिन वहाँ पर मुझे ये पता चला कि आपके एक जो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं उस इलाके के, वो उन्होंने उस इलाके के जो लोग उनसे टेंट मांग रहे थे या थोड़ा सा गुस्से का इजहार किया उन्होंने, तो उन्होंने 20 बंदों के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा दी। ये आपके ख्याल में क्या ये मुनासिब है? जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि क्रिटिसिज्म एक कंस्ट्रक्टिव वे में होनी चाहिए, लेकिन क्रिटिसिज्म करने वालों के खिलाफ किसी प्रोविंशियल मिनिस्टर को FIR दर्ज करवा देनी चाहिए। मैं इसका जवाब देता हूँ। मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कैबिनेट का मिनिस्टर है और ये वो मिनिस्टर है जिसने मेहर सिटी के लिए, मेहर सिटी भी अनफॉर्चुनेटली खैरपुर नाथन शाह सिटी आप गए थे और उसके करीब भी गए, शायद गए भी थे मेरे ख्याल है, मैंने पूरे आपके सारे प्रोग्राम जी मैं मेहर गया था, बिल्कुल मेहर सिटी को बचाने में, मेहर सिटी को बचाने में उस MPA की जो कोशिश थी ना वो बहुत ज़्यादा। लेकिन इस पर्टिकुलर इवेंट, इस पर्टिकुलर जगह आपको बता देता हूँ। और मुझे इसका पता भी है, सुप्रियो बंद पे वो मिनिस्टर साहब गए थे 2 दिन पहले उस दिन से जब ये वाक़या हुआ है और उन्होंने उधर
मिशनरी वगैरह पहुंचाई थी ताकि इस बंद को मजबूत करें। अगले दिन कोई मुखालिफ गए, उन्होंने कहा कि जी ये कैसे आ गया इधर, ये तुम्हारे गांव में, ये मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, ये तुम लोग को गैरत नहीं है इस टाइप की बातें कि ये तुम्हारे गांव में ये मुखालिफ आके चला गया और तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। उसके अगले दिन जब वो काम का जायज़ा लेने दोबारा उधर गया है, सूबाई असम्बली सॉरी हमारा एडवाइज़र है, मिनिस्टर एडवाइज़र है, तो उसकी गाड़ी, और मैं अगर आप मीर साहब कहेंगे, फयाज बुट साहब अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी लोगों की वीडियो और गाड़ी की तस्वीर भी भेज दूंगा कि डंडे लेके, मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा, ये इसलिए कि आपने बात की है ना, बड़ी डंडे लेके और उसकी गाड़ी को तोड़ा है, उसको उधर से लिटरली भगाया है। ये और ये उस शख्स को कहना चाहिए जो एक दिन पहले जाके उनको इश्तिहाल दे के आया था। उसके बावजूद मेरी फयाज बुट से उसी वक्त बात हुई थी, वो ना सिर्फ उनसे लड़े थे लोग, बल्कि वहाँ पुलिस भी थी और पुलिस को भी उन्होंने कुछ मारपीट की थी, तो पुलिस वालों ने FIR काटी थी उसके। फयाज ने मुझे कहा कि जी मैंने तो ये इतना मुश्किल वक्त है, मैंने इन्हें माफ़ कर दिया, कोई ऐसी बात नहीं है, और मैंने पुलिस को भी उसी वक्त मना कर दिया था। और अगर आप उनसे पूछ लें क्या किसी के ऊपर कोई एक्शन हुआ है उसके बाद, कोई एक्शन नहीं हुआ। बट थोड़ी सी अगर आप ये भी मीर साहब ज़रूर ऐड कीजिएगा कि आपने अपने प्रोग्राम में ये देके फयाज बुट की तो आपने जो कुछ भी थी बात कर दी, लेकिन ये बात भी पूरी कर लेते जो मैं आपको बता रहा हूँ। आई एम श्योर ये पूरी आप रिप्रोड्यूस बताएंगे, बिल्कुल हो जाएगा आपने प्रोग्राम में आज, कि उन लोगों का भी हिसाब लें जो कि इस मुश्किल वक्त में सियासत खेलने की कोशिश करें। और ये एक नहीं है, ऐसे कई हैं। मैं कई जगह पे गया हूँ, मैं गया जी उमरकोट में, उधर हमारे MP हैं राना हमीर सिंह, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन कोई उनके जानने वाले थे, उनकी मदद से एक टेंट सिटी कायम की। उधर गया तो लोगों ने खुशी में जिए भुट्टो के नारे लगाए। वहाँ से निकला तो आगे एक और सियासी जमात है, उसके वर्कर ख़वातीन को रोडों पे खड़े होकर डंडे लेके ताकि कोई वीडियो बन जाए अच्छी सी। तो इस वक्त में जो है, मैं तो कहीं पे भी नहीं कोशिश ये करता हूँ कि कोई ना अपने साथ पुलिस ले जाऊँ, और ये मेरी हर जगह पे मैं कहीं गया हूँ आप देखेंगे कि मिनिमल पुलिस होती है मेरे साथ, ना यार बिल्कुल नहीं भी होती है, इसलिए कि लोगों के इस मुश्किल वक्त में उनकी तकालीफ है और उनके जज्बात हैं जो कि वो खुश नहीं है बिल्कुल, लेकिन हम हर मुश्किल वक्त में उनके साथ ही खड़े होंगे। अच्छा, एक बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल वाक़या है, आपको पता है बदीन के पास गुलारची का जो इलाका है, वहाँ पे एक सड़क पे जो टेंट सिटी थी, उस टेंट सिटी में एक फैमा के वक्त एक डंपर चढ़ गया, 3 बच्चे जो हैं एक आदमी के मारे गए, उसका नाम था मुनव्वर सामी। उसको भी मैं मिला, उसने मुझे बताया कि चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया था कि उसको कंपनसेशन मिलेगी, लेकिन वहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद थे उन्होंने कहा कि हमने लिख के भेजा हुआ है, अभी तक कंपनसेशन नहीं मिली। तो 3 हफ्ते हो गए हैं, आपका नहीं ख्याल कि काफ़ी देर हो गई है? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। नहीं, आपने मेरे नॉलेज में लाया, मुझे नहीं था ये। मैंने कहा ना, ये चीज़ें अगर आप TV पे भी कहेंगे ना मुझे बुरा नहीं लगेगा मीर साहब, इसलिए कि मैं उनका हक है। और मैं उनके पास गया था, मुनव्वर सामी के पास, मैं उनके टेंट में जाके उनसे मैंने ताज़ियत भी की थी खुद पर्सनली, और उधर ही मैंने उनसे कहा कि आपका हक है और आपको कंपनसेशन मिलेगी, मैं फॉलोअप कर लूँगा। और आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये नॉलेज में लाई कि अभी तक नहीं मिली है, और थोड़ी सी डिलेज इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी में हो रही है, लेकिन होनी नहीं चाहिए, और ये मैं बिल्कुल इसको फॉलोअप कर लूँगा। अच्छा, अब एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत से इलाकों में लोगों ने शिकायत की है कि उनके घर बार जो है पानी में डूबे हुए हैं, उन्होंने अपना सामान जो है वो छतों पे इकट्ठा किया होता है और कश्तियों पे डाकू आते हैं और उनको लूट के ले जाते हैं, और आपकी जो पुलिस है उसके पास कश्तियाँ नहीं हैं। तो इसका आपने को हल सोचा है कि ये कश्ती सवार डाकुओं को कैसे रोका जाए? नहीं, देखिए, ये 2010 के फ्लड में भी ये हमें वाक़यात आए थे, और लोग इसी वजह से, आप भी मैंने देखा था, खैर वो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपको एक टीले पे बिठा के उन्होंने कहा ये घर है जिस पे मैंने मिट्टी डाल दी है। वो शेर खान टालपुर में आप गए थे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं तो पिछले 20 साल से इलेक्शंस लड़ रहा हूँ, और उससे पहले 30 साल मेरे वालिद उधर से खड़े होते रहे, तो मैं अल्लाह का शुक्र है हर एक को जानता भी हूँ और सब पता भी है। खैर वो उस पर नहीं मैं आपके करता बात। ये कश्तियों की आपने बात की, बिल्कुल ये फिनोमेना होता है, लेकिन हमने पुलिस को कश्तियाँ अवेलेबल करके दी हैं इन इलाकों में। अच्छा। और लोग भी अपनी चौकीदारी खुद करते हैं, और ये एक फिनोमेना 2010 में भी था
कि लोग अपने गांव में अपने बच्चों को निकाल के एक दो मर्द हजरात बैठे रहते हैं। और इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस किस्म की डिज़ास्टर में भी वो लोग जो और अगर इस वक्त मैंने किसी को ये मैं आपको इसकी दूसरी साइड भी बताता हूँ, लोग पकड़े भी गए हैं। अच्छा। और इस वक्त पकड़ के कुछ करते हैं तो कोई न आ जाता है कि जी सैलाब में आप FIR दाखिल कर रहे हैं, ये तो है ही नहीं। तो हमें बड़े बैलेंस होकर चलना पड़ रहा है लोगों की जज्बात को देखते हुए। लेकिन ऐसा कोई वाक़या कहीं होता है तो उस पर बिल्कुल पुलिस प्रॉपर एक्शन ले रही है। और हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अनफॉर्चुनेटली होते ना, अभी कुछ दिनों पहले मैं आपको बताऊँ, एक जगह मुझे कहा कि जी ये चीज़ें चोरी हुई हैं इस जगह से, और पुलिस सोशल मीडिया पे सिर्फ खबर आई, पुलिस एक्टिव हो गई, उसने उठा के 3-4 बंदों को अंदर किया। जब वो डिटेल मालूम की तो उसमें बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं थी। तो बड़ा देख के चलना पड़ता है इस किस्म के। अच्छा, गुड टू नो कि आपने कुछ ऐसे डाकू पकड़ भी लिए हैं। मेरे कुछ 3-4 सवालात और हैं, मैं एक ब्रेक लूँगा चीफ मिनिस्टर साहब और दोबारा मैं आपके पास आ रहा हूँ। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से। अच्छा चीफ मिनिस्टर साहब, आपका तो मुझे पता है अपना गांव भी जो है वो जो कट लगा मिंचर झील पे, तो आपका अपना गांव भी जो है वो ज़ेरे आब आ गया है। लेकिन बहुत से इलाकों में लोग ये शिकायत करते हैं कि जो ताकतवर लोग थे उन्होंने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए गरीबों को डबो दिया। आपने कोई इस तरह की जो शिकायतें हैं इसकी कोई इंक्वायरी वगैरह करवाई है? मीर साहब जी बिल्कुल, कहीं पे पता चलता है तो उसकी बिल्कुल इंक्वायरी भी होती है, चेक भी होता है। लेकिन ये कहना कि ताकतवर लोग अपनी ज़मीनें बचा रहे हैं, किसकी ज़मीन बची है? मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप खुद होके आए, मेरा गांव डूबा हुआ है और 2010 से ज़्यादा पानी है। इस वक्त 4 फुट ज़्यादा पानी था 2010 से इस साल जो आया। मेरा जो उधर नेशनल असम्बली का मेंबर है सिकंदर रापोटो, उसका गांव भी डूबा हुआ है। अच्छा, आप हर जगह चले जाएं, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में गया हूं वहाँ पे हर मेंबर के तकरीबन जहाँ पे नुकसान हुआ है, पानी सब इतना ज़्यादा पानी जो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, ये अमीर गरीब को नहीं देखती। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ हुई हो। हाँ, लोग कोशिश ज़रूर करते हैं ना, मैं भी अपनी कोशिश, आप भी अपनी कोशिश करेंगे अपना घर बचाने की, कभी होगा। लेकिन इस बारिश, इस पानी में किसी कोई कामयाब नहीं हुआ है। अच्छा, अब ये इशू क्या है? एक तो जो क्वांटम है, मैंने आपको बताया या नहीं बताया, सॉरी, मैं आपको बता देता हूँ कि 10-11 गुना ज़्यादा बारिश हुई है। 100-125 मिलीमीटर एवरेज बारिश सिंध में होती है, और वो 100-125 मिलीमीटर की बजाय जो महकमा मौसमियात ने बताया तकरीबन 1100 मिलीमीटर बारिश हुई है। 10 गुना ज़्यादा बारिश का मतलब, और इसको अगर आप एवरेज को निकालें तो ये तकरीबन 140 मिलियन एकड़ फिट है। 25-30 तरबेला डैम का पानी अल्लाह ताला ने बरसाया है ज़मीन पे। तो आप समझ लें, तरबेला डैम अल्लाह ना करे कभी टूट जाए तो क्या कोई ताकतवर बाअसर आदमी अपनी ज़मीन बचा सकेगा उसके सामने? ये सिचुएशन है। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं, ये बारिश का पानी अपने रास्ते खुद निकालते हैं, और वो रास्ते कौन से होते हैं? जो कुदरती रास्ते पुराने हैं। जब ये बंद नहीं होते थे, जब बराजेस नहीं होती थी, जब ये डैम्स नहीं होते थे, तो पूरा ये दरिया सिंध ये सिर्फ एक कोर्स में नहीं बहता था। इस दरिया सिंध के अपने डिस्ट्रीब्यूटरीज होते थे, जो आप नारा सुनते हैं, मेन नारा वैली समझते हैं, बहुत सारे ढोरों का जिक्र सुनते हैं। ये ढोरे बारिश के पानी के नहीं थे, ये दरिया के पानी के ढोरे थे। और जब सालों बाद ये बराजेस बन गए, डैम्स बन गए, हमने बंद बना दिए, और फिर लोगों ने समझा कि ये ख़त्म हो गई बात। अब उन्होंने उन ढोरों पे, अभी की नहीं बात है, ये 100 साल 100 साल पुरानी बातें हैं कि वहाँ पे गांव बने, वहाँ पे लोगों ने ज़मीनें आबाद करनी शुरू की। अब हम कहते हैं ना कि जी नेचुरल ढोरे रिवाइव करो, कहना बहुत आसान है इस वक्त उन चीज़ों को करना, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि हम इस पानी को इतना अरसा ना रुके। जब और ये जो क्लाइमेट चेंज हुई है, इससे हमें पता है कि दोबारा भी ये चीज़ आ सकती है। जुड्डू और टंडो बागों के दरमियान परान नदी पे जो एक बहुत बड़ा शगाफ है, वो पुर हुआ कि नहीं हुआ? ये पुर हो गया था, फिर ब्रीच हो जाता है और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है। उसमें 3-4 यूनियन काउंसिल्स बदीन की अफेक्ट हुई हैं। ये ब्रीच मैं ख़ुद भी उधर तक भी गया हूँ, देखा है, और मैं ज़्यादा तारीफ़ करता नहीं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में इरिगेशन वालों की थोड़ी सी तारीफ़ ज़रूर करूँगा। आपको पता है वो
30 फुट से ज़्यादा जी मैंने देखा उसको, उसकी डेप्थ है उस जगह पे। और आप खुद भी गए और उधर इसको पुर करने के लिए आपने काम भी देखा होगा कैसे हो रहा है। कश्तियों पे लोग 30 फुट नीचे जाके एक बोरी लेता है बंदा और उधर जाके फिट करता है और फिर वापस आता है। बहुत मुश्किल काम था। अनफॉर्चुनेटली और कोई तरीका हमें मिल रहा नहीं। तो वो ब्रीच, टू आंसर योर क्वेश्चन, बंद हो गया था 3 दिन पहले, फिर उसमें लीक शुरू हुआ अगले दिन और वो अंडर कंट्रोल है। उसको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, मैं तो यही कहूँगा, लेकिन उसमें कोई कसर हमने छोड़ी नहीं। जो भी ह्यूमनली पॉसिबल था उस ब्रीच को बंद करने के लिए हमने मेहनत की है। अच्छा, अब आखिरी सवाल जो है वो है तो सैलाब के मुतालिक, लेकिन थोड़ा सा उसका पॉलिटिकल एंगल भी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल जो है वो फौरी इलेक्शन है, और वो कह रहे हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवा दें तो सारे मसले हल हो जाएंगे। अब आप क्योंकि सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं, आपके सूबे के 24 अजला जो हैं वो इस वक्त अंडर वाटर हैं, 18 लाख से ज़्यादा घर तबाह हो गए हैं, आपकी 8,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें तबाह हो गई हैं, 16,000 के करीब स्कूल जो हैं उनकी इमारतें तबाह हो गई हैं, 137 के करीब पुलिस स्टेशन तबाह हो गए हैं और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका मुतासर है। मुझे ये बताएं कि क्या सिंध में फौरी तौर पे इलेक्शन हो सकता है? नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में इलेक्शन हो सकता है? मीर साहब, मैंने पहले आपसे कहा था कि जब कोई और बात करते हैं ना, ख़ास तौर पे इलेक्शन की, तो मुझे गुस्सा उस वक्त आता है। मुझे अपनी क्रिटिसिज्म पे नहीं आता। वो बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनका हक है, लेकिन इस वक्त में जब लोग लिटरली मर रहे हैं एज वी टॉक, वबाई अमराज से मर रहे हैं, हमने हेल्थ को तो टच नहीं किया अभी, और इस वक्त ये बात करना कि इलेक्शन हो जाए, मैं कहता हूँ कि किसी शख्स का इसके बारे में सोचना भी समझ नहीं आती। खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहे, 2020 में फ्लड आया था हमारे लेफ़्ट बैंक में, 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्ट हुए थे। उन्होंने मुनासिब नहीं समझा था कि उन डिस्ट्रिक्ट्स को विज़िट भी करें, किसी की एक बार वो नहीं आए। अभी उन्होंने बड़ी मेहरबानी की थी 2022 के फ्लड में, वो एक दिन सक्कर 2 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए तशरीफ़ लाए थे और एक अपने परमिट टेंट सिटी में गए थे जहाँ पे टेबल पे खाना खिलाया था उन्होंने, बड़ी इज़्ज़त से लोगों को, खुद भी खाया था, खुद खाया था नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन टेबल पे बैठ के खाना खिलाया था उन्होंने कुछ लोगों को। तो अगर ये आपको अपने मुल्क के बारे में पता है, मीर साहब आप कई जगहों पे गए, आप मुझे बताएं क्या लोग इस वक्त कोई इलेक्शंस की बात सुनना भी पसंद करेंगे जो मैं करूं? मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है इस चीज़ पे डिस्कस करते हुए। आप मेरे से सैलाब के बारे में जो डिस्कस करना है करें, मैं किसी और चीज़ पे नहीं, मैंने तो इसीलिए आपसे सवाल पूछा है। आपने खुद ही दे दिया। अभी तक आपके 24 अजला में पानी खड़ा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, इलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता? बस ये पूछ रहा हूँ, हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपने खुद ही जवाब दे दिया है मीर साहब, जब आपने नंबर ऑफ स्कूल्स, यही स्कूल्स में हमें पोलिंग स्टेशंस बनानी होती है। उससे पहले तो मुझे अपने लोग जो मैं जो कह रहा हूँ रोज़ाना अमवात हो रही हैं, उसकी परेशानी ज़्यादा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि इलेक्शंस की बात करूँ, इसलिए मैं बात करना मुनासिब नहीं समझ रहा। और इस सूरत में मतलब आप मुझसे हाँ या ना में जवाब चाहते हैं तो मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कहता हूँ कि नहीं हो सकता। अच्छा, अब सर्दियाँ आ रही हैं और मैं अगर आप मुझे फोर्स कर रहे हैं जवाब दें। ठीक है, आपने कह दिया नहीं हो सकता। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सिंध और बलूचिस्तान और बाकी जो मुतासरा इलाके हैं सैलाब से, तो वहाँ पे आप क्या चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, हमने ब्लैंकेट्स ऑलरेडी ऑर्डर किए हैं, हमें ब्लैंकेट्स चाहिए होंगे इस वक्त। देखें मीर साहब, जो हमारा प्लान है, हम सोच तो नेक नियति से जो सोच रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि ये पानी जो है सैलाब का 70 से 75% अगले 1.5 से 2 महीने में निकल जाए, हम अपनी गंदम की फसल की बुआई कर सकें ताकि लोग अपने पाँव पे खड़े हो सकें। हमने उसमें उनको मदद देनी है, फार्मर्स को सीड के फॉर्म में, फर्टिलाइज़र के फॉर्म में, उनको जो हल चलाने के लिए ट्रैक्टर्स का डीजल वगैरह चाहिए होगा उसके फॉर्म में। और मैंने ये बात ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट से की है, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल आए थे, उनसे भी मैंने ये बात कही थी, और वर्ल्ड बैंक से हमारी काफ़ी बातचीत इस चीज़ पे हो रही है कि किस तरीके से ये सपोर्ट दे सकें। हमने उनको घरों तक वापस पहुंचाना है और एक टेम्प्रेरी शेल्टर
घर हम, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने ताकत दी तो इनको घर बना के देने। बिलावल साहब ने जाके इनसे वादा किया है हर जगह पे जाके कि हुकूमत घर बना के देगी। पूरी कोशिश होगी कि उस वादे को पूरा करें हम। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद अली शाह साहब। हमारे से यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा। और अब हम बात करेंगे साबिक आईजी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबराह जनाब डॉक्टर शुएब सडल साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब सडल साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के अरकान की जो साइबर सिक्योरिटी होती है ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की जिम्मेदारी होती है या किसी और एजेंसी की होती है? प्राइमरली तो मीर साहब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आईबी की है जी, और इसके लिए आईबी वाले डेली बेसिस पे इसकी स्वीपिंग भी करते हैं, पीएम ऑफिस की भी और पीएम हाउस के जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनकी भी। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि एक सिक्योरिटी माइंडेड तो हम हैं नहीं हैं सारे लोग जो है ना, तो नतीजा क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर को लोग मिलने आते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन साथ ले आते हैं। तो जब आजकल आपको पता ही है कि हर एक मोबाइल सेल में वो डिवाइसेस तो हैं रिकॉर्डिंग की, तो उनसे भी रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो इसलिए ये स्ट्रिक्टली सैनिटाइज करने की ज़रूरत है जो प्राइम मिनिस्टर है उसको, कि चाहे उसमें कोई भी आए, इवन मिनिस्टर आए या प्राइम मिनिस्टर के कोई अपने रिलेटिव्स आएँ, सबके लिए सेम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए कि भाई अपने डिवाइसेस जो हैं वो बाहर छोड़ के आएँ आप। अच्छा, आप हालांकि फिर रिमोटली भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके ख्याल में ये जो प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट के मेंबर्स की कुछ ऑडियो लीक हुई है, ये किसी के मोबाइल फ़ोन से या डिवाइस से रिकॉर्ड हुई है और फिर लीक हुई है, ये कोई सैटेलाइट सिस्टम से रिकॉर्डिंग नहीं हुई? नहीं, ये तो अभी करना होगा डिटरमिन थ्रू अ प्रॉपर इंक्वायरी। ये तो मैंने वैसे एक जनरल बात की है कि आपको पता ही है कि जब भी हम खुद मिलने जाते हैं तो बहुत का लोग उधर बैठे होते हैं जिनके पास फ़ोन भी होते हैं, तो रिमोटली भी किया जा सकता है। आजकल ऐसी डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं। तो आपको पता ही है जो ये खशोगी उधर जो मर्डर हुआ था जी, तो उसका क्या था कि जो ये ट्रांसमिशन टावर्स थे उनको थ्रू डिवाइसेस वो मॉनिटर कर रहे थे और उसमें ड्रोन्स भी इस्तेमाल हो जाते हैं बाज़ का। सो ये तो बहुत सारी चीज़ें आजकल अवेलेबल हैं। अच्छा, तो जब तक आप उस पूरी इन्वायरमेंट को कि जिसमें टॉप सिक्योरिटी जो डिस्कशंस हैं वो होती हैं या प्राइम मिनिस्टर ख़ुद किसी से बात करते हैं, तो ये हमें प्रॉब्लम जो है, ये चैलेंजेस जो हैं ये रहेंगे हमें। डॉक्टर साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर की और उनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स की जो गुफ्तगू का लीक होना, ये सिर्फ बाइस नदामत होना चाहिए हुकूमत के लिए या बाइस परेशानी भी होना चाहिए कि काफ़ी सीरियस मामला है? नहीं, इन दोनों चीज़ों के अलावा जो आपने कही है, ये भी है कि एक इसने अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड की है कि भाई आप अपने सारे सिस्टम को रिव्यू करें और जितना अब ये नदामत तो हुई है इसमें तो कोई शक नहीं है, और डिपेंडिंग ऑन के किस तरह के अभी बाकी जो डेटा है 8 GB डेटा को वो क्लेम कर रहे हैं कि भाई उधर जो डार्क वेब है उस पर डाला हुआ है। तो ये हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको डीपली अब देखें, सारे इशू को रिव्यू करें और एक हाई पावर्ड इस पर इंक्वायरी कमेटी बनाएं जो कि अंडरस्टैंड करती है इन चीज़ों को और उसकी रिकमेंडेशंस पे फिर अमल करें, क्योंकि सॉल्यूशंस जो हैं वो कॉस्टली सॉल्यूशंस होंगे। वो ये नहीं है कि फिर हम कहें कि जी हाँ ये हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं हैं तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या अब इसके बाद हम ये समझें कि सिर्फ वज़ीर आज़म गैर महफूज नहीं है बल्कि और भी जो अहम लोग हैं वो भी सारे के सारे गैर महफूज हैं? हाँ, अगर देखें ना, हमें जो हमारे सेंसिटिव बिजनेस जो है स्टेट का उसको हैंडल कर रहे हैं, उन लोगों के जो इवन मोबाइल फ़ोन्स हैं उनमें भी इस तरह के अब सॉफ्टवेयर आ चुके हैं और वो होने चाहिए कि जिससे
मलिशियस जो इंट्रूजन है वो नामुमकिन आलमोस्ट हो जाती है। तो द पर्पज़ इज़ कि आप पहले सिक्योरिटी माइंडेड तो बने, और अगर आपने ये समझना कि जैसे सबके पास एक मोबाइल है, चले भाई मैं भी उसी पे बात कर लूँ, तो वो ऐसा अब दुनिया में है नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुएब सडल साहब हमसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबराह, और उन्होंने बताया कि अब सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म गैर महफूज नहीं है, बल्कि जो बाकी जो हुकूमत चलाने वाले अहम लोग हैं उनको भी एहतियात करनी होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।